नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजीएसआई मुख्य परीक्षा के लिए जो पुलिस विभाग ने पाठ्यक्रम जारी किया है उसके पेपर 3 पर चर्चा करेंगे, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट योग्यता परीक्षण का पेपर होगा। बहुत ही महत्व रखता है ये पेपर, क्योंकि 200 नंबर का ये पेपर है और सभी पदों के लिए ये पेपर कंपलसरी है। मतलब पेपर 3 आपको देना ही है। अब ये पेपर में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए जिससे आप अधिकतम अंक अर्जित कर सके, इन बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान रखेंगे, ये पेपर आपको बहुत आगे ले जा सकता है या फिर बहुत पीछे धकेल सकता है, क्योंकि इस पेपर में बच्चे 200 में 200 नंबर भी ला सकते हैं, 200 में 10, 200 में 20 नंबर भी ला सकते हैं। तो यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस पेपर की बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, एक सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसमें मैथ्स का पोर्शन ज्यादा है या रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है, कहां पे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, इन सारी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियां। 4 अप्रैल से हमारे यहां कुछ नए बैचेस आरंभ हो रहे हैं, जिसमें हेड ऑफिस में जो बैच आरंभ होगा वो सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का बैच होगा, हिंदी माध्यम का। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी, आप किसी भी मोड पर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 4 अप्रैल से यह बैच आरंभ होगा, हमारे हेड ऑफिस में आरंभ होगा। समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। प्री प्लस मेंस का बैच है, इंटीग्रेटेड बैच है, हिंदी माध्यम का बैच होगा। 4 अप्रैल से समय होगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे तक। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर ये क्लासेस चलेंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, पीडीएफ भी प्रदान किया जाएगा। तो बहुत सुविधाओं के साथ ये बैच 4 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको करनी है तो हमारे हेड ऑफिस में आपको विजिट करना होगा, क्योंकि हेड ऑफिस में ये बैच संचालित होगा। एक और बैच है सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम का, हिंदी माध्यम के लिए ये बैच हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में 4 अप्रैल से ही प्रारंभ हो रहा है। इसका समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस यहां पर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको प्रदान किया जाएगा। समय समय पर चयनित अधिकारियों द्वारा आपको मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो 4 अप्रैल को ये दोनों बैचेस आरंभ हो रहे हैं। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस समय होगा सुबह 7:30 से 10:30 बजे, हेड ऑफिस में संचालित होगा। सीजीपीएससी प्री प्लस व्यापम सिटी प्लाजा ब्रांच में संचालित होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। इसके अलावा एक और बैच जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से संबंधित है। तो जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसमें कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिल रही हैं। जो नया पाठ्यक्रम जारी हुआ है, जो कि पुलिस विभाग ने जारी किया है मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें कुछ नई चीजें भी आपको दिखाई दे रही हैं। अभी तक कोई पाठ्यक्रम नहीं था, तो जो पुराना वाला है उसी को आधार मानकर तैयारी की जा रही थी। तो नया पाठ्यक्रम जो जारी किया है पुलिस विभाग ने, उसमें कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिली हैं। तो उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 6 अप्रैल से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एक नया बैच आरंभ हो रहा है। ये जो बैच है ये हमारे हेड ऑफिस में संचालित होगा। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। कक्षाएं जो होंगी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। आप किसी भी मोड पर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड आपको तैयारी कराई जाएगी। तो मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। आज मैं बात करूंगा पेपर 3 का क्या आपका रणनीति होना चाहिए। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ कर दीजिए। बहुत सुनहरा अवसर है। तो ये बैच 6 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। पुराने बैचेस भी हमारे यहाँ चल रहे हैं बहुत सारे। तो एक नया बैच जो कि पूर्णतः नए पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, ये 6 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं, बाकी तो पुरानी चीजें ही पढ़नी है आपको। तो ये बैच 6 अप्रैल से आरंभ होगा। आपको प्रॉपर प्लानिंग बताई जाएगी कि जो नई चीजें ऐड हुई हैं उसको किस प्रकार से आपको कवर करना है, क्या तरीका आपका होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा बदलाव हुआ है तो अप्रोच भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी आपको। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी बातों पर चर्चा के साथ ये बैच 6 अप्रैल से आरंभ होगा।
और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो ऑफलाइन क्लासेस हेड ऑफिस में संचालित होंगी, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ सीजीपीएससी प्री का सेपरेट बैच भी संचालित हो रहा है, सीजीपीएससी मेंस का भी सेपरेट बैच संचालित हो रहा है। सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस के पुराने बैचेस चल रहे हैं, नया बैच जैसा कि मैंने आपको बताया 4 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। व्यापम की कक्षाएं भी चल रही हैं, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए भी हमारे यहाँ बैचेस चल रहे हैं। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी बैच की जानकारी आपको चाहिए, आप उस बैच की जानकारी हमारे हेड ऑफिस या सिटी प्लाजा ब्रांच में आकर विजिट करके ले सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। एक और बैच हमारे यहाँ जो कि पूरा नया सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है सिविल जज का, तो सिविल जज की तैयारी भी हमारे यहाँ कराई जा रही है, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब आज का जो विषय है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब ये कौन सा पेपर है, तो पेपर नंबर 3, ये पेपर नंबर 3 है, इस पे चर्चा करेंगे आज। तो पेपर नंबर 3 है एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर। अब जैसा कि मैंने बोला, आप किसी भी पद के लिए एग्जाम दीजिए, पेपर 3 तो कंपलसरी है। देखा जाए तो 3 पेपर कंपलसरी है, कौन कौन से, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों ही पेपर कंपलसरी है। पेपर 1 भाषा का है, पेपर 2 है सामान्य ज्ञान का, पेपर 3 है एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब योग्यता परीक्षण का। ये तीनों ही पेपर आपको देने हैं, चाहे आप किसी भी पद के लिए एग्जाम में बैठे। अगर मैं बात करूं प्लाटून कमांडर की, सूबेदार की, सब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच की, तो इन 4 पदों के लिए केवल आपको ये 3 पेपर ही देने हैं, इसके अलावा कोई चौथा पेपर देना ही नहीं है आपको। कौन कौन सा, प्लाटून कमांडर, सूबेदार जो कि बहुत अच्छी पद है, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इन 4 पदों के लिए केवल आपको ये 3 पेपर देने हैं, इसके अलावा कोई भी चौथा पेपर आपको नहीं देना है। ये 3 पेपर ही आपको देने हैं इन 4 पदों के लिए। अगर आप प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह और रेडियो इन पदों के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आपको इन 3 पेपर के साथ साथ चौथा पेपर देना पड़ेगा, जो कि सामान्य विज्ञान और गणित का होगा। अगर आप कंप्यूटर वाले पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इन 3 पेपर के साथ साथ 5वां पेपर देना होगा, जो कि कंप्यूटर विषय का पेपर होगा। तो देखा जाए तो ये 3 पेपर तो कंपलसरी है, कहने का मतलब पेपर 3 एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी है, ये हर पद के लिए आपको देना ही होगा। 200 नंबर का पेपर होगा, समय 2 घंटे का दिया रहेगा, जैसा कि राजपत्र में दिया गया है। 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, समय आपको दिया रहेगा 2 घंटे का। 2 घंटे में 200 नंबर का ये पेपर होगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां तक संभावना है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, मतलब 200 नंबर का ये पेपर होगा, समय होगा 2 घंटे का। अब ये 100 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, उसके लिए पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। ये 100 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, इसके लिए पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब कुल 200 नंबर का पेपर होगा, समय होगा 2 घंटे का, जैसा कि राजपत्र में जानकारी दी गई है। नेगेटिव मार्किंग के चांसेस नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जहां तक संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि प्री में भी नहीं था तो मेंस में भी चांसेस कम है। इसके अलावा भाषा में आपको निबंध भी लिखना है, हिंदी में भी कुछ आपको सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस थोड़े से कम हैं। और 2011-12 में जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो पूरी संभावना यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। राजपत्र में इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं रहेगी। चलिए तो बात करते हैं, अब स्ट्रक्चर आपने जान लिया। पेपर नंबर 3 है ये एप्टीट्यूड टेस्ट का, योग्यता परीक्षण का। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 200 नंबर का ये पेपर होगा। समय है 2 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी, ये मान के चलते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता क्या है, तो आपको पता होगा एप्टीट्यूड टेस्ट योग्यता परीक्षण, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उस पद के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद के लिए आप सूटेबल हैं कि नहीं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसीलिए आप कितने भी एग्जाम दे दीजिए, सारे एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाई देगा। जैसे पीएससी की बात करूंगा, पीएससी के लगभग सारे एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट है। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे,
इसके अलावा आप गेट का दीजिए, कैट का दीजिए, लगभग सारे एग्जाम्स में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाई देगा। तो उसी प्रकार एसआई मेंस में भी आपको पेपर 3 में एप्टीट्यूड टेस्ट दिखाई देगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या क्या चैप्टर हैं आप देख पा रहे हैं। तो मैं पहले इसमें मैथ्स के चैप्टर की बात करता हूं। तो जो मैथ्स के चैप्टर होंगे पहले उन पे चर्चा करता हूं। तो आप देखेंगे तो 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, ये देखिए 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर यहां पे मैथ्स के चैप्टर आपको लिखे गए हैं। 13 नंबर में, 14 नंबर में और 15 नंबर में। तो 13 नंबर में आप देख सकते हैं मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या है, क्या मतलब होता है। आप सीधे यहां पे आइए, संख्या और उनके संबंध, मतलब नंबर सिस्टम आपको कवर करना होगा। बेसिक चैप्टर है बिल्कुल। संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न बनेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सरलीकरण है, दशमलव और भिन्न, ये तीनों ही बेसिक चैप्टर हैं जहां से मैथ्स आप स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो मैथ्स के इन्हीं चैप्टर को आप शुरू में डील करते हैं, संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न। अब सरलीकरण लिख दिया तो यहाँ पे सरलीकरण का कोई लिमिटेशन नहीं है। सरलीकरण में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आपको दिखाई देंगे। सिंप्लीफिकेशन अपने आप में बहुत वृहद टॉपिक है, इसमें बहुत सारे वैरायटी के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे, इसके बाद जो पढ़ने का क्रम होता है उसमें 2 चैप्टर शामिल होते हैं, जिसमें एक है घातांक और करनी, एक है घातांक और करनी, और दूसरा है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। दूसरा है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ये 2 चैप्टर का क्रम आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न। इसके बाद जनरली जो आप मैथ्स पढ़ते हैं उसमें क्रम आता है किसका, तो क्रम आता है घातांक, करनी, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ये दोनों ही चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये दोनों ही चैप्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेसिक जानकारी आपको इनकी होनी चाहिए, क्योंकि सरलीकरण में वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आ सकता है। घातांक और करनी के प्रश्न सरलीकरण में दिखाई दे सकते हैं। तो कम से कम बेसिक जानकारी होनी चाहिए। घातांक के जो नियम हैं, करनी के जो नियम हैं, कम से कम ये नियम आपको पता होने चाहिए। वर्गमूल निकालते कैसे हैं, घनमूल निकालते कैसे हैं, कम से कम ये पता होने चाहिए। सिलेबस में नहीं लिखा है, मैं पूरा डिटेल में पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरलीकरण लिख दिया है। घातांक के नियम के बिना कभी मैथ्स पूरा हुआ है क्या? बिना वर्गमूल निकाले कभी मैथ्स पूरा हुआ है क्या? करनी के नियम लगाए बिना मैथ्स कभी पूरा होता ही नहीं है। तो घातांक, करनी, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये लिखा नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी इसकी रखिएगा आप। और मैं एक खास बात आपको ये बताऊं कि व्यापम पेपर सेट करेगा, क्योंकि व्यापम लेगा एग्जाम। जैसा कि शुरू में बात हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा भी व्यापम ने ली है, तो मुख्य परीक्षा भी व्यापम ही लेगा। सिलेबस को जारी किया विभाग ने, लेकिन पेपर तो व्यापम लेगा। और व्यापम के ये चैप्टर पसंदीदा चैप्टर रहे हैं। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप मंडी इंस्पेक्टर का उठा लीजिए, पटवारी का उठा लीजिए, अमीन पटवारी का उठा लीजिए, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आरआई का उठा लीजिए, एफआई का उठा लीजिए, व्यापम के ये चैप्टर एकदम पसंदीदा चैप्टर रहे हैं। मतलब व्यापम यहां से 2-2 प्रश्न पूछता आया है। मैथ्स के इन चैप्टर से व्यापम 2-2 प्रश्न पूछता आया है। घातांक और करनी से प्रश्न बने हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल से प्रश्न बने हैं। तो व्यापम के एकदम पसंदीदा चैप्टर्स में से एक है ये। खैर सिलेबस में नहीं लिखा है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है इनमें, लेकिन बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सरलीकरण में घातांक के कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, वर्गमूल के कुछ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। दशमलव और भिन्न में भी तो वर्गमूल के प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनको अलग नहीं बोल सकते हैं। बच्चे मेरे को बोल रहे थे कमेंट में भी कि घातांक और करनी लिखा नहीं है, वर्गमूल और घनमूल लिखा नहीं है, तो हम क्या पढ़ें कि नहीं पढ़ें? बेसिक जानकारी रखिए। अब मान लीजिए ये कोई प्रश्न है, ये देखिए 0.000064, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अब आप इस प्रश्न को देखेंगे बुक में तो आपको दशमलव और भिन्न में दिखाई दे देगा, ये दशमलव और भिन्न में ये प्रश्न आपको दिखाई देगा, लेकिन आप बोलेंगे तो वर्गमूल का प्रश्न है। तो शुरू के चैप्टर्स जो हैं इनमें समस्या यही है कि संख्या और उनके संबंध, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न ये बेसिक चैप्टर हैं। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। यहां पे ऐसा नहीं है कि एक बेसिक कंसेप्ट आपने सीख लिया और पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बेसिक आपने कंसेप्ट सीख लिया, परिभाषा को समझ लिया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। घातांक और करनी, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल लिखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रश्न आया तो आप इसको कहां पे बोलेंगे?
क्योंकि यह प्रश्न दशमलव और भिन्न में भी आता है, वर्गमूल और घनमूल में भी आता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घातांक और करनी, वर्गमूल और घनमूल से प्रश्न दिखाई नहीं देगा, सरलीकरण के अंतर्गत ये चैप्टर शामिल हो जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा कम से कम बेसिक नॉलेज तो इनका रखिए कि घातांक के नियम क्या होते हैं। आधार समान है, बीच में गुणा है तो घात जुड़ जाता है, आधार समान है, बीच में भाग है तो घात घट जाता है। ये सब नियम के बिना मैथ्स कभी पूरा होता ही नहीं है। तो बेसिक नियम ध्यान रखिए। पता नहीं घातांक और करनी को लिखा कैसे नहीं वो, क्योंकि इसके बिना तो मैथ्स कभी पूरा ही नहीं होगा। हर चैप्टर में तो घातांक के नियम यूज होते हैं, वर्गमूल के बिना मैथ्स को कैसे पूरा कर लेंगे आप। परिमेयकरण, जो कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में परिमेयकरण पूछता है। पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए इन दोनों चैप्टर को, लेकिन आप बेसिक जानकारी रखिए, क्योंकि सरलीकरण लिख दिया है। अगर ये प्रश्न आ गया तो ये दशमलव और भिन्न में आ जाता है। आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि वर्गमूल तो लिखा ही नहीं था। सरलीकरण मतलब घातांक और करनी भी शामिल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? बेसिक नॉलेज इनका रखेंगे। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए, अनुपात और समानुपात। अच्छा, यहां पे एक और चैप्टर आप देख सकते हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, आयु संबंधित प्रश्न। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहां पे नहीं लिखा है, लेकिन आयु संबंधी प्रश्न कभी व्यापम अपने सिलेबस में लिखता ही नहीं है, ना पीएससी अपने सिलेबस में लिखता है। आप व्यापम का कोई भी एग्जाम का सिलेबस देख लो जो मैथ्स का रहता है, उसमें कहीं पे भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहीं लिखा ही नहीं होता। आयु संबंधित प्रश्न जो है ये आपको अनुपात में ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात इतना है, 4 वर्ष बाद अनुपात इतना हो जाएगा। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अलग से मेंशन नहीं किया है, आप इसको अनुपात और समानुपात में ही डील करेंगे। औसत में भी इसके प्रश्न आप डील कर लेते हैं। तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके कुछ प्रश्न आप अनुपात में डील कर लेंगे और कुछ प्रश्न आप औसत में डील कर लेंगे। ठीक, इसको छोड़ दीजिए, अलग से डील करने की आवश्यकता नहीं है, लिखा भी नहीं है ये। खैर लिखता भी नहीं है, कभी नहीं लिखा इसको। तो अगला चैप्टर है अनुपात और समानुपात, बेसिक चैप्टर है, ये तो डील करना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद लिखा हुआ है प्रतिशत लाभ हानि। ये दोनों चैप्टर के बिना तो कभी एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा होता ही नहीं है। तो प्रतिशत और लाभ हानि आपको डील करना है। औसत में आप देखेंगे तो माध्य, माध्यिका और बहुलक भी लिख दिया है। औसत के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं माध्य लिखा है, माध्यिका और मोड का मतलब होता है बहुलक। थोड़ा सा आप देखेंगे तो औसत को वृहद कर दिया है। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों को कवर करना पड़ेगा, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप निकालने के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक का यूज किया जाता है। मीन, मीडियन, मॉड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। खैर आप औसत पढ़ते हैं तो माध्यिका को आधा डील कर लेते हैं कि माध्यिका और औसत में संबंध क्या होता है। बहुत सारी बातें औसत के चैप्टर में आप ऑलरेडी डील कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग से एफर्ट मारना पड़ेगा माध्य, बहुलक और माध्यिका में। प्रतिशत और लाभ हानि तो तय है कि किसी भी एग्जाम में रहेगा ही अगर मैथ्स है तो। अब यहाँ पे 2 चैप्टर और, जो कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो कि प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है, ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा ही नहीं है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनको पढ़ने में समय भी लगता है, पढ़ाने में भी समय लगता है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस में लिखा नहीं है। प्रतिशत का ही पूरा पूरा एप्लीकेशन है ये। उसके बाद देखेंगे सरल और यौगिक, मतलब आप मिश्रण बोल सकते हैं इसको, एलिगेशन जो पढ़ते हैं, अनुपात का ही एप्लीकेशन है। समय और काम, अब समय और काम लिखा है तो यहीं पे आपको समझना है कि पाइप और टंकी, पाइप और टंकी आपको पढ़ना पड़ेगा। अलग से कभी पाइप और टंकी लिखता ही नहीं है, समय और काम लिखेगा। समय और काम अगर लिख दिया तो पाइप और टंकी तो उसके अंतर्गत आ ही जाएगा। तो समय और काम अगर लिख दिया है तो पाइप और टंकी को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही चैप्टर है। थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहां पे मेंसुरेशन होगा, ये टाइप मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मेंसुरेशन होगा यहाँ पे। मेंसुरेशन में आपको क्या कवर करना है, तो पूरा 2D आकृति कवर करना है और 3D आकृति भी पूरा कवर करना है। 2D का मतलब आपको त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है। जितने भी त्रिभुज होते हैं अलग अलग प्रकार के, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, सारे प्रकार के त्रिभुज पढ़ने हैं। सारे प्रकार के चतुर्भुज, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इनके अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले पढ़ने हैं। पूरा वृत्त को पढ़ना है, मतलब 2D आकृति पूरी, और साथ साथ में आप देखेंगे तो 3D आकृति भी पूरी। 3D में आप पढ़ेंगे बेलन, शंकु, गोला, घन और घनाभ।
तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है मेंसुरेशन, तो पूरा का पूरा 2D और पूरा का पूरा 3D आपको यहां पे कवर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए गति, समय और दूरी। गति, समय और दूरी मतलब क्या हुआ, आपको इसमें गति, समय और दूरी में समय और दूरी का चैप्टर को डील करना है। रेलगाड़ी, नाव और धारा भी पढ़ना है। कभी अलग से रेलगाड़ी, नाव और धारा को मेंशन नहीं करता है। व्यापम का सिलेबस भी देखिएगा तो वो गति, समय, दूरी ही लिखता है, तो उसके अंतर्गत रेलगाड़ी, नाव, धारा आपको खुद से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि रेलगाड़ी, नाव, धारा गति, समय, दूरी का ही एप्लीकेशन है। जैसे पाइप और टंकी अलग से कभी मेंशन नहीं करता है, समय और काम लिख दिया, पाइप और टंकी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। गति, समय, दूरी लिख दिया, मतलब रेलगाड़ी, नाव, धारा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद समीकरण लिखा है। समीकरण का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपको रैखिक समीकरण पढ़ना है। रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन, एक चर वाला, दो चर वाला, समझ आ रहा है। व्यापम के एग्जाम्स में आपने देखा होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनंत हल होंगे, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेटमेंट वाले प्रश्नों में आपको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा। वो सब प्रश्न आपने देखे होंगे, एक पूरे जमीन पर इतने पैर हैं, इतने सिर हैं, तो वहां पे रैखिक समीकरण आपको बनाना पड़ता है। 2 अंकों की संख्या वाले प्रश्न में आपको रैखिक समीकरण बनाना पड़ता है, तो पहले बनाओ फिर सॉल्व करो। उसी प्रकार वर्ग समीकरण यहां पे पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सिलेबस आपका मैथ्स का है। उसके बाद डीआई का 2 टॉपिक यहां पे ऐड किया है, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका यहां पे बोला है, एक लाइन ग्राफ और एक पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब कि सर्कल के सेक्टर में डेटा को रिप्रेजेंट करना, और लाइन ग्राफ मतलब एक्स और वाई एक्सिस में आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करके डेटा को शो करना है। इतना चैप्टर मैथ्स में है। कौन कौन से छूटे, तो घातांक और करनी छूट गया, लेकिन मैंने बताया कि आपको बेसिक नियम पता होना चाहिए। वर्गमूल, घनमूल छूट गया, लेकिन आपको वर्गमूल, घनमूल निकालना कम से कम आना चाहिए। इसके अलावा एज रिलेटेड प्रॉब्लम छूट गया, लेकिन आपको मैंने बोला कि अनुपात और समानुपात में एज वाले कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं, औसत में भी एज वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आप। तो छूटने को ये 3 चैप्टर छूटे हैं। उसके बाद क्या छूटा, एसआई और सीआई, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है, दोनों मिला के ये छूट गया। एक और बड़ा चैप्टर छूटा है, एलसीएम और एचसीएफ। ये पता नहीं कैसे छोड़ दिया यार, इसके बिना तो कभी मैथ्स पूरा होता ही नहीं है। एलसीएम के बिना तो, एलसीएम तो मैथ्स का जड़ बोल सकते हो। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसको भी नहीं लिखा है तो इसको मत पढ़ना, अब नहीं लिखा है तो मत पढ़ना भाई। लेकिन एलसीएम निकाले बिना तो मैथ्स कभी सॉल्व ही नहीं होता है, वो तो आप जानते ही होंगे। अलग से चैप्टर को डील मत करना, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी वैरायटी के प्रश्न बनते हैं, तो ये चैप्टर को नहीं पढ़ना है आपको। तो देख सकते हैं बहुत सारे चैप्टर को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जिसकी संभावना लगाई जा रही थी कि त्रिकोणमिति पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। ज्यामिति पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। आप बोलेंगे मेंसुरेशन तो है सर, लेकिन मेंसुरेशन ज्यामिति का एक अलग सेक्शन हो गया। ज्यामिति लिख दिया तो फिर दिक्कत हो जाता है, पूरे थ्योरम पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग प्रमेय पढ़ने पड़ते हैं। इसी में सर्वांग समता, समरूपता, त्रिभुजों की सब कुछ पढ़ना पड़ता है, तो वो कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पे सिंपल सा मेंसुरेशन में 2D और 3D पढ़ना है। 2D मतलब कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, इसके पूरे फॉर्मूले अलग अलग टाइप के। इसके बाद 3D मतलब कि बेलन, शंकु, गोला, घन, गलाब, इसके अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले जो बनते हैं उनको डील करना है। तो बहुत बड़ा सिलेबस मैथ्स में नहीं है। देखा जाए तो गिने चुने सिलेबस हैं, गिने चुने टॉपिक्स हैं। औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, समय कार्य, मेंसुरेशन, खत्म काम। अनुपात समानुपात ले लो, ये देखो औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, समय दूरी, समय कार्य, मेंसुरेशन, खत्म हो गया। इसके अलावा त्रिकोणमिति की संभावनाएं लगाई जा रही थी कि पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। ज्यामिति पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। क्रमचय, संचय और प्रायिकता नहीं है यहाँ पे। क्रमचय संचय मतलब परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा डीआई में आपका बार ग्राफ नहीं लिखा हुआ है। इसके अलावा डीआई में ही सारणियन पूछता है, टेबुलेशन, वो भी नहीं लिखा हुआ है। जो लिखा है पहले उसको कवर करना, उसके बाद थोड़ा सा घातांक करनी का बेसिक, वर्गमूल, घनमूल का बेसिक पढ़ लेना। इन चैप्टर्स को डील मत करना, नहीं लिखा है। एसआई सीआई डील मत करना। एलसीएम एचसीएफ नहीं लिखा है तो डील मत करना। त्रिकोणमिति बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ज्यामिति बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपको। आपका क्रमचय, संचय, प्रायिकता बिल्कुल भी डील नहीं करना है आपको। सारणियन नहीं लिखा है तो प्रश्न नहीं पूछेगा, समझ आ रहा है। बार ग्राफ, दंड आलेख नहीं लिखा है तो प्रश्न नहीं पूछेगा। गिने चुने मैथ्स के चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब आते हैं रीजनिंग में। तो मैथ्स की रणनीति आपको पता है, बेसिक पढ़ना है, कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि व्यापम का जो लेवल रहता है वो आपका बहुत ज्यादा टफ नहीं रहता है। खैर कंसेप्ट अगर आप पढ़ लिए हैं तो मैथ्स का कैसा भी प्रश्न आ जाए आप बना लेंगे। तो आपको मेन कंसेप्ट सीखना है, मैथ्स में बेसिक सीखना है, बेसिक। शुरू के 3 चैप्टर थोड़े से दिक्कत करते हैं क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। संख्या और उसके संबंध, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, अलग अलग संख्याओं पर प्रश्न बनते हैं, इकाई का अंक बनता है, शेषफल प्रमेय बनता है, वी बॉडमास के प्रश्न बनते हैं, विभाजिता के नियम पे प्रश्न बनते हैं, लैडर वाला प्रॉब्लम बनता है, दशमलव वाले संख्याओं में प्रश्न बनते हैं, शांत दशमलव, अशांत, अशांत में आवर्ती, अनावर्ती। तो इन चैप्टर्स में वैरायटी बहुत ज्यादा है, समस्या इन चैप्टर्स को लेके है। आगे तो फिक्स है, औसत स्टार्ट किए मतलब औसत का बेसिक पढ़ लो, बेसिक कंसेप्ट सीख लो, फॉर्मूला पढ़ लो, पूरा चैप्टर उसी के इर्द गिर्द रहेगा, पूरा चैप्टर उसी के इर्द गिर्द रहेगा। प्रतिशत पढ़ लो, लाभ हानि आपका वैसे ही बन जाएगा, पूरा बेसिक कंसेप्ट के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमेगा। समस्या शुरू के 3 चैप्टर में है, इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहां से बहुत ज्यादा पूछेगा। तो मैथ्स आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है, देख सकते हैं। तो यहां से आप ये भी सोच सकते हैं कि वेटेज भी रीजनिंग का ज्यादा कर सकता है, तो हो सकता है दोनों के 50-50 प्रश्न पूछ ले, हो सकता है रीजनिंग का 60 पूछ ले, मैथ्स का 40 पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। इसकी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। तो 50-50, 60-40 ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, समझ पा रहे होंगे बात को, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज ज्यादा कर दिया है। इसीलिए किया गया ताकि आप 2 घंटे में प्रश्नों को डील कर लें। 2 घंटे में 100 प्रश्न करना थोड़ा टफ काम है, थोड़ा सा सिलेबस को आसान कर दिया गया है। अब देखेंगे तो रीजनिंग का पहला चैप्टर है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये जो चिन्ह है सादृश्यता का होता है, इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा कोई प्रश्न होता है, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों में होना चाहिए, मतलब दोनों साइड क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अक्षर वाले आते हैं, अंक वाले प्रश्न आते हैं, शब्द वाले आते हैं। शब्द वालों के लिए आपको पढ़ना होता है जनरल नॉलेज। कोई देश दे दिया, उसकी मुद्रा दे दिया, अब दूसरा देश, उसकी मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, राजधानी पता होनी चाहिए। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आते हैं। संख्या वाले प्रश्न आएंगे, अक्षर वाले प्रश्न आएंगे, तो इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। अभी सीजीपीएससी का पेपर देखना जो हुआ था, प्री का पेपर, 3 प्रश्न पूछा था। ग्रुप एनालॉजी भी आता है। ग्रुप एनालॉजी मतलब ये 3 संख्याएं ऐसे दे देगा सेट के फॉर्म में, बोलेगा इन तीनों में जो संबंध है दिए गए ऑप्शन में कहां पे वो संबंध आपको दिखाई दे रहा है। लगता आसान है, बहुत टफ है, आपको लॉजिक समझना पड़ता है, अप्रोच पता होना चाहिए, वरना ये प्रश्न छूटते जाते हैं। समस्या यही है रीजनिंग के साथ में, लगता आसान है लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता होता, छूट जाता है प्रश्न सीधे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वहां पे ढूंढ लेंगे वहां पे कर लेंगे, वहां पे कर लेंगे वहां पे देख लेंगे के चक्कर में रीजनिंग के क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसके बाद देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, यहां पे भी पैटर्न पता है तो ही तो प्रश्न बनेंगे, पैटर्न नहीं पता है तो प्रश्न बनेंगे ही नहीं। आपको अप्रोच पे काम करना होता है इन चैप्टर्स में, अप्रोच पे। एक बात समझो, आपको लग रहा होगा पेपर आसान हो गया है, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा हो गया है, पेपर टफ हो गया है। आप खुद एनालिसिस किए होंगे इस बात को, अभी तक आपने जितने भी पेपर व्यापम में दिए होंगे, पीएससी में दिए होंगे, आपको कहीं ना कहीं ये फील हुआ होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करके आते हो मैथ्स के, कहीं ना कहीं ये फील हुआ होगा आपको। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा छूटते हैं, क्वेश्चन छूटने वाली संख्या रीजनिंग में ज्यादा होती है। मैथ्स के प्रश्नों को आप लगा ही लेते हैं, क्योंकि औसत अगर पढ़े हैं तो औसत का कुछ ना कुछ दिमाग लगा के, कंसेप्ट लगा के, कैलकुलेशन करके कर लोगे क्वेश्चन को, समय लग जाएगा लेकिन प्रश्न को कर लोगे। तो आपने अभी तक फील किया होगा, मैंने ऑफलाइन बैचेस में भी इस बात को साझा किया था, सारे बच्चों से बात की थी तो उन्होंने भी बोला था कि मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा लगा के आते हैं हम, रीजनिंग के क्वेश्चंस ज्यादा छूटते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में होता है रिस्क, रीजनिंग में होता है रिस्क। क्या रिस्क होता है? अब ये चैप्टर अगर आप देख पा रहे हैं तो पहला चैप्टर रिस्की है, लॉजिक नहीं मिला तो कभी प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप खोजते रह जाओगे लॉजिक। तो अप्रोच पे काम करना पड़ेगा आपको, अप्रोच समझना पड़ेगा। अप्रोच क्या है? लॉजिक को ढूंढने का। ऐसा नहीं कि रैंडम लॉजिक दिख जाएगा आपको, अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। अप्रोच समझ में आया तब जाके आपको एनालॉजी के प्रश्न समझ में आएंगे। आप देखना पीएससी के प्रश्न पूछे गए थे, दोनों में विवादित प्रश्न बोल के आपत्ति लगाए हैं बच्चे, कोई आपत्ति लगाने लायक प्रश्न था ही नहीं।
वो तो जबरदस्ती मेरे से मांगे तो मैंने दे दिया कि लगा दीजिए, लेकिन आपत्ति लगाने लायक कोई प्रश्न था ही नहीं। मैंने बच्चों को बोला, वो बोले दो दो लॉजिक अप्लाई हो रहा है सर। सादृश्यता में ऐसा होता है, दो दो तीन तीन लॉजिक से आंसर आता है और सारे आंसर आपको ऑप्शंस में दिए रहते हैं, लेकिन आपको सोचना होता है कि कौन सा लॉजिक वहां पे ज्यादा सही लगेगा। दो तीन लॉजिक लगेंगे, दोनों तीनों लॉजिक से जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कौन सा लॉजिक ज्यादा सही माना जाएगा, किसको प्राथमिकता सूची में पहले स्थान दिया जाएगा। पूरा एक प्रायोरिटी लिस्ट बनता है, प्राइम नंबर का लॉजिक सबसे पहले स्थान पे आता है उसमें, उसके बाद वर्ग घन इनका लॉजिक आता है, ऐसे पूरा प्राथमिकता सूची बनता है, प्रायोरिटी लिस्ट बनता है, तब जाके एनालॉजी बनता है। देखने में लगने में बहुत आसान लगता है, ये रिस्की चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। पैटर्न ही समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे कोड को डिकोड करोगे आप। तो यहां भी अप्रोच पे काम करना पड़ता है। अप्रोच पता होगा कि यहां कोड को डिकोड करने का ये अप्रोच है। मैंने एक दो वीडियोस प्रोवाइड किए हैं आपको यूट्यूब में, तो आपने देखा होगा पूरा का पूरा काम करते हैं अप्रोच पे। अप्रोच पता होगा तो काम सही बनेगा। आपने एक दो वीडियोस देखे होंगे मेरे यूट्यूब में, अप्रोच पे ही काम करना है बस, तब जाके आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में आएगा। रिस्की चैप्टर है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, चार ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, चार में से तीन में कोई समानता होगी, चौथा ऑप्शन उनसे अलग होगा, उस अलग वाले को छांटना है। ये भी रिस्की है, ये भी रिस्की है। लॉजिक नहीं पता है, संबंध समझ में नहीं आ रहा है तो ये प्रश्न छूट जाएगा। श्रृंखला, ये तो और रिस्की चैप्टर है। श्रृंखला का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं लिखा 2 4 6 8 तो अगला क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं श्रृंखला में। ये तो आसान है। लुप्त पद बताइए क्या है, कौन सा गलत उस पद को छाटिए। लॉजिक पे पूरा काम होता है। चारों ही चैप्टर रिस्की हैं। प्रश्न छूटने की जो प्रायिकता है रीजनिंग में ज्यादा होती है। लॉजिक नहीं मिला छूट गया, पैटर्न नहीं मिला छूट गया, कोड को डिकोड नहीं कर पाए छूट गया। समझ आ रहा है, तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अप्रोच पे काम करना होता है। अगर आप अप्रोच पे काम कर लिए तो क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, खासकर व्यापम के तो छूटेंगे ही नहीं आपसे, अप्रोच पे अगर काम कर लिए तो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चारों चैप्टर रिस्की हैं, अप्रोच पे काम करना है। तो मैं जैसा कि मैंने बोला ऑफलाइन वाले बच्चों को भी कि ऑनलाइन वाले बच्चों को भी कि सप्ताह में 3 दिन मैं क्लास लूंगा मैथ्स की, 3 दिन रीजनिंग की क्लास लूंगा, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया है तो आपको अप्रोच पता तो होना चाहिए। अभी मैं हर सप्ताह 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे की रीजनिंग की क्लास लेता आया था, लेकिन अब मैं सप्ताह में 3 दिन रीजनिंग लूंगा, 3 दिन मैथ्स लूंगा, क्योंकि रीजनिंग भी पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। बच्चों को लगता है कि श्रृंखला जो है बहुत आसान है, कर लेंगे। लॉजिक पता करने का अप्रोच होना चाहिए। आप श्रृंखला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 2 टाइप की श्रृंखला होती है, एक होती है डिफरेंस की श्रृंखला और एक होती है मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन की श्रृंखला। तो आपको पहले पहचानना पड़ता है कि डिफरेंस की श्रृंखला है या फिर मल्टीप्लीकेशन की श्रृंखला है। डिफरेंस की है तो उसको उसी पैटर्न में डील करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की है तो उसको उसी पैटर्न में डील करते हैं, तब जाके श्रृंखला के प्रश्न बनते हैं। तो अप्रोच पे काम करना है तो कराऊंगा, बिल्कुल अप्रोच पे ही काम कराऊंगा। इसीलिए सप्ताह में मैंने 3 दिन डिसाइड किया कि आपको रीजनिंग और 3 दिन आपको मैथ्स क्लास में लूंगा मैं। तो बहुत अच्छा है सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है क्योंकि रीजनिंग के चैप्टर ज्यादा हैं। रीजनिंग लगता आसान है लेकिन इसमें प्रश्न छूटने की संभावना ज्यादा होती है, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। रैंकिंग, ये आसान चैप्टर है, इसके प्रश्न छूटते नहीं है। ये रैंकिंग आसान है, इसके प्रश्न नहीं छूटते हैं। दिशा और दूरी, ये भी आसान है, इसके प्रश्न भी छूटेंगे नहीं। ये चैप्टर दोनों आसान है, इसमें रिस्क नहीं है, इसके प्रश्न छूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कर ही लेते हैं प्रश्न, इसके प्रश्न भी छूटते नहीं है। अनुपलब्ध या शब्द परीक्षण, इसमें आप देख सकते हैं आव्यूह और आरेख, संख्याएं और वर्णमाला आधारित जो आव्यूह है और आरेख हैं, बहुत आसान है, इसके प्रश्न भी छूटने के चांस बिल्कुल नहीं है, आराम से कर लेंगे। जो संख्याएं और वर्णमाला आधारित आव्यूह और आरेख पढ़ने हैं, इसके प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। बताऊंगा पैटर्न पढ़ने का। वर्णमाला या शब्द परीक्षण, यहां पे भी चांसेस कम ही है कि आप प्रश्न छोड़ के आएंगे, ये भी आसान चैप्टर में आता है। अब ध्यान दीजिए वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में देखिए सिलोजिज्म को ऐड कर दिया है, न्याय निगमन को ऐड कर दिया है। जनरली व्यापम के एग्जाम में न्याय निगमन आज तक देखने को नहीं मिला था, एक आधी बार पूछा होगा तो पूछा होगा। पीएससी का फेवरेट चैप्टर है ये न्याय निगमन। कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली शेर हैं, सभी शेर चूहे हैं, फिर निष्कर्ष होते हैं। इसके 2 वीडियोस भी यूट्यूब में डले हुए हैं मेरे। पीएससी के 3 प्रश्न पूछे गए थे, इस बार शामिल कर दिया है इस बार।
पढ़ेंगे तो आसानी से बनेगा, इसमें रिस्क नहीं है, पढ़ेंगे तो आसानी से बनेगा। रिस्की चैप्टर कौन सा है? पहेली, पजल टेस्ट, ये रिस्की है। एक पहेली दिया रहेगा, उस पहेली पे आधारित 3 से 4 प्रश्न दिए रहेंगे, पहेली को पहले सुलझाना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहेली को सुलझा ही नहीं पाए तो 3 से 4 प्रश्न आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा रिस्की चैप्टर है। अच्छा, इसमें लिख दिया है बैठक व्यवस्था भी, डबल लाइनअप, डबल लाइनअप मतलब आमने सामने 2 लाइन में बैठे हैं लोग। परिपत्र व्यवस्था मतलब सर्कुलर मेज में बैठे हैं, स्क्वायर मेज में बैठे हैं, सीधी रेखा में बैठे हैं। रिस्की टॉपिक है ये। बना तो 3 प्रश्न 4 प्रश्न पूरे एक साथ बनेंगे, नहीं बना तो फिर ये 3 4 एक साथ छूटेंगे। तो एक तरीका बताऊंगा जिससे बैठक व्यवस्था का प्रश्न तो बनना तय है। कोई प्रश्न ही ऐसा नहीं है जो बैठक व्यवस्था का आप छोड़ के आएंगे, ऐसा अप्रोच भी है मेरे पास में। तो रीजनिंग आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी पॉइंट में नहीं होगी। न्याय निगमन आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे 2, पीएससी का 3 प्रश्न बच्चे लगा के आए हैं, 3 प्रश्न पूछा था पीएससी, लगा के आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग मैंने बच्चों को पढ़ाया था, अप्रोच सिखाया था, 2 प्रश्न पूछा था, दोनों लगा के आए हैं। सादृश्यता का 3 प्रश्न, मतलब आपको अप्रोच पे काम करना होता है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग वहां पे देखेंगे तो बन जाएगा, अप्रोच ही नहीं पता है तो लॉजिक ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कहां से करेंगे पता ही नहीं है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश कहां से स्टार्ट करेंगे पता ही नहीं है। तो आपको अप्रोच पे काम करना है। तो ये थोड़ा सा रिस्की चैप्टर है पहेली, और इसी में बैठक व्यवस्था पीएससी का ये फेवरेट चैप्टर रहा है। सिलोजिज्म, पहेली और बैठक व्यवस्था व्यापम में आज तक शामिल नहीं था। मैंने स्टार्टिंग में ही बच्चों को बोला था कि हो सकता है ये सिलेबस में आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, और जहां भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं ये चैप्टर शामिल हो जाते हैं। तो ये चैप्टर शामिल हो चुके हैं, समझ आ रहा है। ये व्यापम आज तक नहीं पूछा था लेकिन शामिल हो गया है ये। आगे देखेंगे तो डेटा पर्याप्तता, ये आसान है, इसमें दिक्कत नहीं आएगा। घन और डाइस, अंक गणितीय संचालन इत्यादि। गैर मौखिक तर्क, इसमें पेपर फोल्डिंग ये तो पूछता ही है व्यापम। क्यूब्स और डाइस आसान है। गिनती के आंकड़े मतलब आकृतियों की गिनती, ये थोड़ा सा रिस्की है। इसमें डायग्राम अगर आसान है तो आप नंबर ऑफ ट्राइंगल, नंबर ऑफ सर्कल ये सब काउंट कर लेंगे। डायग्राम टफ है तो काउंट करने में दिक्कत आता है। व्यापम का डायग्राम अभी तक तो आसान ही रहा है। पीएससी का तो पूरा वो टावर उठा उठा के दे देता है, तो पीएससी का छोड़ दो। व्यापम का तो अभी तक का यहां से आसान ही डायग्राम देखने को मिला है। लास्ट में कैलेंडर को भी शामिल कर दिया है। रिश्तों की समस्याएं, रिश्तों की समस्याओं का मतलब होता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो कैलेंडर भी व्यापम नहीं पूछता था, कैलेंडर को भी शामिल कर दिया गया है। कैलेंडर व्यापम पूछता ही नहीं था, कैलेंडर को भी शामिल कर दिया। मतलब पहली व्यापम में नहीं आता था, बैठक व्यवस्था व्यापम में नहीं आता था, न्याय निगमन व्यापम में नहीं आता था, कैलेंडर व्यापम में नहीं आता था, सारा कुछ व्यापम में आ गया है। मतलब पुलिस विभाग ने सिलेबस में लिखा है। घड़ी चैप्टर को छोड़कर रीजनिंग का सारा चैप्टर शामिल है यहाँ पे। घड़ी चैप्टर को छोड़ दो, इसको भी रख लेता। तो घड़ी चैप्टर को छोड़ दो तो रीजनिंग का सब कुछ कवर करना है। तो रीजनिंग में सिलेबस बढ़ोतरी हुई है, जबकि मैथ्स में कटौती हुई है सिलेबस में। रिस्क बढ़ गया है। मैथ्स बनता है, रीजनिंग लगता है आसान लेकिन बनता नहीं है। मैथ्स लगता है टफ लेकिन एग्जाम में बन जाता है। ये समस्या है दोनों के साथ में। मैथ्स लगता है टफ लेकिन एग्जाम में बन जाता है, रीजनिंग लगता है आसान लेकिन एग्जाम में नहीं बनता है। ये हमेशा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने जितने बच्चों से बात की उनके साथ भी हुआ है ये। तो रीजनिंग के लिए अप्रोच बनानी पड़ती है, रीजनिंग पे काम करना पड़ता है, तब जाके रीजनिंग बनेगा। तो तैयारी करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। तो ये सिलेबस है, लेकिन 200 नंबर के लिए सिलेबस आसान है। अगर मैं बात करूं 200 नंबर का आएगा, 200 नंबर का, 200 अंकों का ये पेपर है। अब 200 अंक का है, 100 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे, ऐसा लिखा नहीं है, मान के चल रहे हैं अपन। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब समय होगा 2 घंटे का। तो आपके पास अच्छा मौका है 200 में बहुत आगे तक जाने का। ये पेपर बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देगा, बहुत बड़ा गैप। क्योंकि आप इसमें अगर 200 में 190 180 नंबर ला रहे हैं और कोई बच्चा इसमें 100 नंबर ला रहा है, तो सीधे 90 नंबर का गैप हो गया। और इतने बड़े गैप को जीएस के पेपर में, भाषा के पेपर में पाटना, मतलब इसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो 100 नंबर और 190 नंबर में 90 नंबर का गैप हो गया। इतने बड़े गैप को आप जीएस के पेपर में कवर नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है। मतलब ये पेपर आपको बहुत आगे ले जा सकता है या फिर बहुत पीछे धकेल सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से एक प्लानिंग के साथ, एक रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी होगी।
तो जैसा कि मैंने बताया कौन से चैप्टर पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैथ्स को लेके पूरा समझाइए कि कौन से चैप्टर्स को डील करें, कौन से चैप्टर्स को छोड़े, क्या क्या सिलेबस में है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है। इसके अलावा रही बात पेपर 4 की, तो पेपर 4 जो है ये आपको देना होगा अगर आप प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह और रेडियो के लिए अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समस्या है क्योंकि ये पूरा 11th 12th का सिलेबस लिख दिया है। तो पेपर 4 है सामान्य विज्ञान और गणित का, जो कि प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह और रेडियो के पद के लिए आपको देना होगा। तो 3 पेपर तो शुरू के कंपलसरी है, तो देने ही है। चौथा पेपर आप तब देंगे जब आप रेडियो, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए अप्लाई किए होंगे। इसमें फिजिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, टफ है क्योंकि ये पूरा 11th 12th का है। ये देख सकते हैं आप पूरा का मोशंस एंड फ्रिक्शंस, ये पूरा 11th 12th का सिलेबस है। वर्क, पावर, एनर्जी, ऑप्टिक्स, मतलब ये देखेंगे तो 11th 12th का सिलेबस है। इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, टफ कर दिया है पेपर नंबर 4 को। केमिस्ट्री का भी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री का भी जो सिलेबस है वो पेपर नंबर 4 में 11th 12th का है। मैथ्स बहुत ही टफ है। ये मैथ्स आप पेपर 4 देंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये मैथ्स टफ है, क्योंकि 11th 12th का पूरा मैथ्स इसमें शामिल है। टफ क्यों है? क्योंकि आपने इससे जुड़ाव छोड़ दिया है। आप 12th तक पढ़े मैथ्स को, उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो वहां पे, अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो बी में कहीं ना कहीं M1 M2 M3 में पढ़ा होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन किया मैथ्स से तो वहां पे पढ़ा होगा। उसके बाद इससे जुड़ाव छूट चुका है। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट अलग हो गया, प्रतिशत, लाभ हानि, समय, दूरी, समय, कार्य, ये हमेशा आपके साथ जुड़े रहे हैं। चाहे आप व्यापम का पेपर दो, पीएससी का दो, यूपीएससी का दो, एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, ये हमेशा आपके साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन ये चैप्टर्स छूट गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी समस्या होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ है, मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, मतलब पूरा 11th 12th का मैथ्स है। टफ नहीं है, केवल जुड़ाव छूट चुका है, बहुत लंबा समय हो चुका है, तो आप इसको टच में नहीं रखे हैं, इसीलिए आपको ये बहुत टफ लग रहा है ये। लेकिन पेपर 4 अगर आप दे रहे हैं तो आपको चिंता करनी है। जो पेपर 1, 2, 3, मतलब ये 3 ही पेपर दे रहे हैं, मतलब प्लाटून कमांडर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच के लिए जो पेपर दे रहे हैं, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनको केवल ये 3 पेपर देने हैं। जो प्रश्नाधीन दस्तावेज, अंगुल चिन्ह और रेडियो के लिए भी अप्लाई करेंगे, उनको 3 के साथ चौथा पेपर देना है, जो कि थोड़ा सा टफ है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो हम आपको तैयारी करा देंगे अलग से इस पेपर 4 की, क्योंकि पेपर 4 थोड़ा सा अलग से तैयारी करानी पड़ेगी। टफ है पेपर 4। 11th 12th का पूरा मैथ्स आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चे वैसे बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है पेपर 4 के लिए। मैंने अपनी क्लासेस में पूछा बच्चों से, तो एक दो बच्चे हर बैच में पेपर 4 दे रहे हैं। तो पेपर 4 के कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से हम क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 4 की तैयारी अब लगेगी। पहले ऐसा लग रहा था कि देगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। बच्चों को मैं बोला था त्रिकोणमिति रहेगा पेपर 4 में, ज्यामिति रहेगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी रहेगा, लेकिन मैं ये नहीं बोला था कि 11th 12th का पूछ देगा वो। आप देखेंगे तो सब कुछ है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी होगा इसमें, देख सकते हैं पेपर 4 का जो मैथ्स है इसमें देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये देखिए, लेकिन 11th 12th का आएगा। देख सकते हैं परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है। मैंने बोला था कि ये सब चैप्टर्स रहेंगे पेपर 4 में। जब बच्चे पेपर 4 के लिए पूछने आते थे तो मैं बोलता था कि 11th 12th का एक आध 2 टॉपिक रहेगा, लेकिन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब रहेगा। लेकिन यहाँ तो पूरा 11th 12th का डाल दिया है, पूरा ही डाल दिया 11th 12th का। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये जो टॉपिक्स हैं ये 11th और 12th के टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे समस्या जाएगी। बाकी पेपर 3 में कोई समस्या नहीं आएगी। पेपर 3 को मैंने अच्छी से समझा दिया है, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कहाँ पे ध्यान देना है। बहुत अच्छी से तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस आ गया है, सामने सिलेबस रखिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, जो लिखा है उसको अच्छी से पढ़ लीजिए। तो एक नया बैच हमारे यहाँ आरंभ हो रहा है, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और अच्छी दिशा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आ चुका है तो पूरा सिलेबस के हिसाब से ही क्लासेस शुरू से ही चलेंगी। तो आप इस बैच को 6 अप्रैल से जो आरंभ हो रहा है ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी इस बैच में। तो 6 अप्रैल से ये बैच आरंभ हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेस हमारे हेड ऑफिस में संचालित होंगी, ऑनलाइन तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। चलिए, तो मैं
आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे मैथ्स के और रीजनिंग के सिलेबस को लेके। चलिए, तो कुछ लगता है आपको कि और जानकारी चाहिए, इसके संबंध में वीडियो चाहिए, इस टॉपिक के संबंध में वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी राय आप जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या सीखा, क्या जाना इस वीडियो के माध्यम से। आप और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको जल्द से जल्द हम उन टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।